प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरदान राम। आज हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, हिमालय की बेटियां। ये एक निबंध है जो नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। आज हम इस वीडियो के अंदर केवल कवि का परिचय और निबंध का सार पढ़ेंगे, निबंध की समरी पढ़ेंगे। पूरा निबंध हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। कवि परिचय। नागार्जुन का जन्म सन 1911 ईस्वी में सतलखा दरभंगा में हुआ, जो कि बिहार के अंदर है। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ और सतलखा इनका गांव है। इनका मूल नाम गांव का तरोनी मधुबनी है। वैसे ये मूल रूप से मधुबनी बिहार के है। इनका जन्म है जो दरभंगा बिहार में हुआ और दरभंगा में इनका ननिहाल था। इनका मूल गांव तरोनी मधुबनी है तथा दरभंगा है। यहाँ पर इनका ननिहाल है और इनका जन्म ननिहाल में हुआ। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। फक्कड़पन और घुमक्कड़ी जीवन इनकी विशेषताएं हैं। इन्होंने दीपक और विश्वबंधु नामक 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया और सन 1978 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनका जन्म सन 1911 में दरभंगा में हुआ। उनका मूल गांव है जो मधुबनी है और इसका मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र है। दीपक और विश्वबंधु नामक 2 पत्रिकाओं का भी संपादन किया और 1978 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं: युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, आखिर क्या कह दिया मैंने, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो संपूर्ण रचनाएं हैं वो नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में संकलित हैं। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो नागार्जुन रचनावली के अंदर संकलित हैं। इनके 7 खंड है नागार्जुन रचनावली की। तो चलिए अब अपन पढ़ते हैं निबंध का सार, और निबंध का नाम है हिमालय की बेटियां। हिमालय कहा गया हिमालय पर्वत को, और इनकी बेटियां कौन होगी? नदियां। कौन होगी? नदियां। अर्थात हिमालय की बेटियां नदियां को कहा गया है। और लेखक ने है जो नदियों का बारे में बताया गया है कि नदियां बचपन में कैसी होती है, बाद में वो किस प्रकार पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों की तरफ चली जाती है। निबंध का सार। ये पाठ नागार्जुन लिखा है, इसमें उन्होंने और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया। किसके बारे में बताया है? नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलज आदि नदियाँ दूर से लेखक को शांत गंभीर दिखाई देती थी। लेखक ने जब हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखा, गंगा यमुना, इनको दूर से देखा, तब वो जो मैदानों भाग की नदियाँ होती है बहुत ही शांत और गंभीर दिखाई देती है। लेखक के मन में इनके प्रति श्रद्धा के भाव थे, इनके प्रति प्रेम का भाव था। किनके प्रति? इन नदियों के प्रति। कौन सी? गंगा, यमुना, सतलज आदि नदियाँ, जो कि दूर से लेखक को शांत दिखाई दे रही थी। जब लेखक ने नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें लगा कि ये काफ़ी पतली हैं, जो समतल मैदान में विशाल दिखाई देती थी। जब लेखक ने नदियों को हिमालय के कंधे पर, अर्थात लेखक है वो हिमालय के पर्वत पर चढ़े, वहाँ पर जाकर नदियों को देखा तो उन्हें लगा कि ये काफ़ी पतली है, जो समतल मैदान में विशाल दिखाई देती थी। वहाँ पर जैसे ही लेखक ने नदियों को देखा, वहाँ पर उनको लेखक नदियाँ कैसी दिखाई दी? पतली दिखाई दी, क्योंकि बर्फ़ है वो धीरे धीरे पिघल कर झरनों के रूप में चल रही थी। तो वहाँ पर लेखक को नदियाँ पतली दिखाई देती थी। और जैसे ये नदियाँ वहाँ से पर्वत से नीचे उतरकर मैदानों की तरफ आ जाती है, तब ये नदियाँ विशाल हो जाती हैं।
लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। लेखक को हिमालय की इन बेटियों की कौन बेटियां? ये नदियाँ गंगा यमुना सतलज आदि की बाल लीलाओं अर्थात बचपन अर्थात पर्वत पर जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वहाँ पर उनको देखते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ निकलती हैं तो कल कल की आवाज़ आती है, नदियाँ भी बहुत खिलखिलाती है। जिस प्रकार छोटी बच्ची होती है वो भी बचपन में बहुत खेलती है, उसी प्रकार नदियाँ भी जहाँ से निकलती है वहाँ पर बहुत खिलखिलाती है। हिमालय की इन बेटियों को न जाने कौन सा लक्ष्य है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हिमालय की जो ये बेटियाँ हैं, ये नदियाँ, इनका कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही है। अर्थात लेखक कह रहे हैं ये जो नदियाँ हैं पता नहीं इनका कौन सा लक्ष्य है, ये आगे जाना क्यों चाहती है, ये बेचैन होकर अर्थात उदास भाव से होकर आगे बह रही है। नदियाँ बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में, चोटियों पर लीलाएं करती है। कहाँ पर? बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, घाटियाँ हैं, उन पर लीलाएं करती है, नृत्य करती है। लेखक को लगता है कि देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होगी। ये याद है। लेखक क्या करे, जैसे नदियाँ हैं जो बर्फ़ की पहाड़ियों, घाटियों और चोटियों पर लीलाएं करती है, खेलती है, नृत्य करती है, और लेखक को लगता है जैसे ये नदियाँ जंगलों में पहुंच जाती है वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि, जैसे इन जंगलों में पहुंच जाती है तब नदियों को जरूर है जो पिछला बचपन याद आता होगा, जहाँ पर वो पहाड़ों पर, चोटियों पर, घाटियों पर नृत्य कर रही थी। ये सब बातें हैं वो जंगलों में पहुंचकर जरूर इन नदियों को याद आती होगी। आगे क्या कह रहे हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र को दो महानदियाँ कहा गया है क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अंदर बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती हैं, तब ये नदियाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत विशाल हो जाती हैं, इसीलिए सिंधु और ब्रह्मपुत्र को महानदियाँ कहा गया है। तो क्या कहा गया? सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, हिमालय से निकलती हैं और फिर समुद्र के अंदर मिल जाती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं है। लेखक कह रहे हैं अगर हिमालय को ससुर कहा जाए जहाँ पर नदियाँ निकलती हैं और जहाँ पर नदियाँ मिल जाती है, कहाँ मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है, और समुद्र को अगर दामाद कहा जाए तो भी कोई झिझक नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप पसंद आ। कालिदास के यक्ष ने मेघदूत अर्थात बादलों को कहा था कि आप बेतवा नदी को प्रेम का विनय देते जाना, अर्थात बेतवा नदी के अंदर है वो बारिश करते जाना, जिससे जो नदी क्या हो जाएगी? प्रसन्न हो जाएगी, खुश हो जाएगी। इससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप है जो बहुत ही पसंद था। काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है? लोक माता कहा है। लोक यानी संसार, दुनिया, जग की माता कहा है, अर्थात जो नदियाँ हैं वो पूरी संसार की क्या है? माता है। लेकिन लेखक ने इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं, और लेखक ने क्या बताया? नदियों को बेटियों के रूप में देखा। किनकी बेटियाँ? हिमालय की बेटियाँ। कई कवियों ने इन्हें बहनों के रूप में भी देखा और कुछ कवियों ने इन नदियों को बहनों के रूप में भी देखा है। और लेखक तिब्बत में सतलज के किनारे पैर लटकाकर बैठने से वे इससे काफ़ी प्रभावित हुए। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि काका कालेलकर ने तो इन नदियों को लोक की माता कहा है, पूरी दुनिया को माता कहा है, और कुछ लेखक ने इन्हें अपनी बहन के रूप में भी माना है, और लेखक ने इनको बेटियों के रूप में देखते हैं। और जब लेखक तिब्बत में जाते हैं तो सतलज नदी के किनारे बैठकर अपने पैर है वो नदी के अंदर
डुबो देते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत है वो आनंद मिलता है, मन प्रसन्न हो जाता है। तब वो वहाँ पर बैठकर एक कविता भी लिखते हैं जो कि हम कल वीडियो में पढ़ेंगे। तब वहाँ पर नदी को है वो बहन के रूप में देखते हैं, बहन के रूप में उनको पुकारते हैं, जो कि हम अब कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो लेखक ने कुल मिलाकर इन नदियों को क्या कहा है, हिमालय की बेटियां। क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो नदियां हैं गंगा यमुना कहाँ से निकलती है, हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है। वहाँ पर बर्फ के रूप में जमी होती है, फिर पिघल कर झरनों के रूप में पहाड़ों घाटियों से होती हुई मैदानों की तरफ आ जाती है। जैसे ही वो मैदानों की तरफ आती है, जंगलों में आती है, बहुत सारे पेड़ पौधों से मिलती हैं, तब उनको जो पिछला बचपन है, उनकी जो बाल लीला है, वो बहुत ही याद आती है। ओके, थैंक यू। कल अपन पढ़ेंगे इसे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए इस हिंदी शिक्षण मंच चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, थैंक यू।